इस दुनिया में आज भी बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जिनके होने की असल वजह का पता आज की उन्नत साइंस टेक्नोलॉजी भी नहीं लगा पाती। आज भी ऐसे कुछ घर मकान मौजूद हैं जहां अंधेरा होते ही रहस्यमयी काली परछाइयां मंडराते हुए अपने होने का एहसास करवाती हैं, और ऐसे शराबित घर अपनी डरावनी कहानियां खुद में छुपाए हुए ही इंतज़ार करते हैं अपनी कहानी इंसानों को सुनाने का। जब भी कोई इंसान इन घरों में रहने की गलती करता है तो उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज की कहानी भी ऐसे ही एक शराबित घर की कहानी है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध करूंगा कि कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, हम मोनेटाइजेशन के बहुत करीब हैं, बस आपके साथ की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि असल में डर क्या होता है। सुधीर और सुधा ने ऐसी ही एक गलती की थी, एक ऐसे घर में रहकर जहां शायद उन्हें नहीं जाना चाहिए था। तो दोस्तों, ये कहानी सुधीर और सुधा की ही है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। दोनों की शादी को अभी 5 साल हो चुके थे। घर वालों के विरोध के बावजूद भी दोनों ने लव मैरिज की थी। परिवार को छोड़ने का दुख तो था ही, पर साथ ही नए संसार बसाने की खुशी और उसकी जिम्मेदारी का एहसास भी दोनों को अच्छे से था। अब घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर सुधीर और सुधा ने शादी की थी, जिस वजह से उन्हें अपने घर से अलग रहना पड़ रहा था। इसीलिए उन दिनों उन्हें जहां भी कोई सस्ता घर किराए पे मिलता तो वह अपना गुजारा करते रहे। देखते ही देखते वक्त बीतने लगा। दोनों अपने नए गृहस्थ जीवन में काफ़ी खुश थे। अब तक सुधीर को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और शादी के 1 साल बाद ही उनके घर नन्हे मेहमान का आगमन भी हो गया। दोनों ही पति पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि इस नन्हे मेहमान की वजह से ही शायद उनके बिछड़े हुए परिवार फिर से एक हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ ना हो सका। खैर, बेटे के होने की वजह से दोनों बहुत ही खुश थे। इस बीच सुधा के कहने पर ही सुधीर ने अपना एक घर ले लिया। घर शहर से थोड़ा दूर था, पर उनके बजट में एकदम फिट था। सुधीर को शुरू में वह घर पसंद नहीं आया। उसे वह घर देखकर बहुत अजीब सी फील आती थी, जैसे कि कुछ मनहूसियत सी हो। ऐसा कि जैसे शायद जगह पर बहुत कुछ गलत हो चुका हो। पर सुधा को ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ, बल्कि वो उस घर में आकर बहुत ही खुश थी। तो पत्नी की खुशी के नाते ही सुधीर ने उस फीलिंग, उस मनहूसियत को इग्नोर करते हुए वो घर ले लिया। वैसे भी सुधीर सारा दिन घर से बाहर ही रहता था अपने काम की वजह से, पर जब भी वह रात में अपने घर पर होता तो उसे वहां पर किसी और के भी होने का एहसास होता। अक्सर ही उसे वहां पर सड़े मांस और जैसे मटन की महक आती, पर उसे अपने आसपास कुछ भी नज़र नहीं आता। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान की छठी इंद्री अक्सर ही उसे संकेत देती है शुभ और अशुभ के होने का। शायद वही संकेत सुधीर को भी मिल रहे थे। नए घर में आए उन्हें अभी कुछ दिन ही तो हुए थे। एक रोज़ सुधीर अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठे हुए अपने ऑफिस का काम कर रहा था। रात काफ़ी होने की वजह से उसकी पत्नी और बच्चा अंदर के कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक से सुधीर को गंदी सड़न की महक आने लगती है। सुधीर चौंक कर इधर उधर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं था। पर उसे जैसे एहसास हो रहा था कि कोई है मगर वह नज़र नहीं आ रहा। सुधीर अभी डरा सहमा सा इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे फिर से एक अजीब सी आवाज़ आती है। चप
चुपचाप जैसे कोई मांस या मटन को काट रहा हो। वह जल्दी से भागकर अंदर कमरे की तरफ जाता है। दरवाज़ा खुलते ही मानो सुधीर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह डरा सहमा वही का वही दरवाजे के पास ही खड़ा जैसे जम जाता है। अंदर कमरे में सुधीर ने देखा कि एक सड़ी गली डरावनी सी चमड़ी वाला काला भयानक साया उसकी पत्नी और बच्चे के पास बिस्तर के करीब खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। सुधीर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वह साया सुधीर को गुस्से में लाल आंखों से घूरते हुए ही जैसे अचानक से हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। सुधीर भागकर अपने बीवी बच्चे के पास पहुंचा, पर वह देखता है कि उसकी बीवी और बच्चा आराम से सो रहे थे। तभी अचानक से सुधा की भी आंख खुल जाती है और वह सुधीर को यूं घबराया हुआ देखकर चौंक कर उससे पूछती है, क्या हुआ जी? सब ठीक तो है? आप इतने डरे सहमे क्यों लग रहे हो? पर उस वक्त सुधीर ने काम की टेंशन का बहाना करके उस बात को टाल दिया। पर वो पूरी रात सुधीर ने डर में गुजारी। वह पूरी रात ना तो उसको नींद आई, ना ही वह समझ पा रहा था कि अपनी पत्नी को सच बताए या नहीं, क्योंकि सुधीर को लग रहा था कि अगर सुधा को यह बात बता दी तो वह काफ़ी डर जाएगी, और अगर वह डर गई तो इसका असर उसके बच्चे पर भी पड़ेगा। उस वक्त तो सुधीर ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। इसी कश्मकश में उसके कुछ दिन बीत जाते हैं। अब अक्सर ही रात ही नहीं दिन में भी सुधीर को कई बार वह डरावना साया या कहें कि शैतान सा नजर आने लगता है। सुधीर को अक्सर ही एक डरावनी सी जैसे रहस्यमय आवाज़ भी सुनाई देती है, ऐसे कि जैसे कोई उसे कह रहा हो कि चले जाओ यहाँ से। पर सुधीर उस वक्त डरा सहमा उस अनजान संकेत को भी समझ नहीं पा रहा था। इन सब बातों की वजह से सुधीर काफ़ी परेशान सा रहने लगता है। सुधीर अपने ऑफिस के एक दोस्त विराज को अपनी समस्या बताता है, क्योंकि विराज के पिताजी एक ज्योतिष थे और विराज का इन तंत्र मंत्र और ऊपरी शक्तियों के बारे में यह मानना था कि यह शक्तियां अपना अस्तित्व रखती हैं। क्योंकि सुधीर ने काफ़ी सोचा था कि अपनी यह समस्या आखिर बताए किसे, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो किसी को अपनी ये समस्या बताएगा तो हो सकता है कि सामने वाला उसकी समस्या जानकर उस पे हंस दे और यही कहे कि आज के समय में भूत प्रेत ये सब नहीं होता। सुधीर की पूरी बात सुनकर विराज ने कहा, देखो सुधीर, जैसा कि तुम बता रहे हो तो उससे लगता है कि जरूर वह कोई दुष्ट आत्मा है जिसकी गति नहीं हुई और वह अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही शायद इस लोक में भटक रहा है। ऐसी दुष्ट आत्माएं वक्त के साथ और भी शक्तिशाली होती जाती हैं। इनसे मुक्ति का उपाय कोई सिद्ध तांत्रिक या पुजारी ही कर सकता है। वैसे मेरे पिताजी के एक मित्र हैं जो इन सब चीज़ों की अच्छी जानकारी रखते हैं, शायद वही तुम्हारी इस समस्या का कोई समाधान कर सकें। मैं जल्दी ही तुम्हारी उनसे मुलाकात करवाऊंगा, लेकिन तब तक तुम अपना और बीवी बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, यह बोलते हुए ही विराज ने सुधीर के हाथ में कुछ दे दिया और उसे कहा, देखो सुधीर, कुछ भी हो जाए तुम इसे हमेशा अपनी जेब में रखना, अपने पास। वो एक भगवती माता की तस्वीर थी जिसके पीछे कुछ कुंडली की तरह बना हुआ था और उस पे कुछ मंत्र लिखे हुए। सुधीर ने विराज से वह तस्वीर लेकर अपनी जेब में रख ली और विराज ऑफिस से निकल गया। थोड़ी ही देर बाद सुधीर भी अपने घर के लिए निकल जाता है। रात के करीब 11 बजे सुधीर सुनसान सड़क से होते हुए ही अपने घर पहुंचता है।
अपनी ही चाबी से वह बिना पत्नी को डिस्टर्ब किए हुए ही ताला खोलकर अंदर आ जाता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। सुधीर अभी आकर बैठा ही था कि तभी उसे अपने कमरे के अंदर से कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। सुधीर उठकर जाकर कमरे की ओर बढ़ता है। वो आवाज़ें उसकी पत्नी की थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई और भी हो और वो दोनों अच्छे से हंसी मजाक या फिर कहे तो रोमांस कर रहे हों। सुधीर ने दरवाज़ा खोलने से पहले ही की होल से अंदर देखा और अंदर का जो दृश्य सुधीर ने देखा वह देख तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। सुधीर ने देखा कि अंदर कमरे में उसकी पत्नी के साथ उसी की शक्ल का कोई आदमी हम बिस्तर हो रहा है। यह देख सुधीर ने गुस्से में जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही दरवाज़ा खोल के वह चिल्लाया कि वो देख दोनों के होश उड़ गए। सुधीर और सुधा ने जो देखा वह उनकी ज़िंदगी का वो कड़वा सच था जिसे शायद वो उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी नहीं माना। सुधीर के अंदर आते ही वो हमशक्ल इंसान एक बहुत ही डरावने रूप में आ गया और देखते ही देखते अचानक से धुएं की तरह गायब हो गया। वह देख सुधा डर के मारे रोते हुए आकर सुधीर से लिपट गई। तब सुधीर ने उसे सारी बात बताई कि शायद इस घर में कुछ अनहोनी है, कोई ऊपरी शक्ति या फिर कहें कि कोई भूत प्रेत का साया है जो उन्हें परेशान कर रहा है। सुधीर ने देखा कि उसकी पत्नी सुधा के शरीर पर काफ़ी खरोचों के निशान थे। वह देख सुधीर काफ़ी डर गया। तब उसने अपनी पत्नी को हौसला देते हुए ही जल्दी से अपने बच्चे को उठाया और उस घर से बाहर आ गया। अगले ही दिन विराज तांत्रिक जी को लेकर सुधीर के घर आता है और जैसे ही तांत्रिक जी सुधीर के घर में प्रवेश करने लगते हैं कि तभी वह कुछ मंत्र पढ़ते हुए एक राख सी दरवाजे के आगे लाइन की तरह लगा देते हैं। सुधा, सुधीर और विराज उस वक्त तो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन वो तांत्रिक जी को टोकते नहीं हैं। फिर तांत्रिक बाबा घर के अंदर प्रवेश करते हैं और चारों ओर कुछ देखने लगते हैं। तभी तांत्रिक जी ने कहा, यहाँ किसी दुष्ट आत्माओं का निवास है और वो एक से अधिक हैं। यह सुन सुधीर और सुधा थोड़ा और घबरा जाते हैं कि अभी तक तो उन्हें लग रहा था कि शायद कोई एक ही शैतान है, पर तांत्रिक जी ने बताया कि वहाँ एक नहीं बल्कि एक से अधिक दुष्ट आत्माओं का शायद वास है। तभी तांत्रिक जी ने हवन की तैयारी की। शायद आने से पहले ही तांत्रिक जी को पता था कि उस घर में क्या हो सकता है, इसलिए वे सारी हवन सामग्री अपने साथ ही लेकर आए थे। जल्दी ही उन्होंने एक हवन कुंड बनाया और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी और एक लाल सिंदूर से गोल घेरा बनाकर सुधीर, सुधा और विराज को उसमें बैठने के लिए कहा। फिर कुछ देर उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए ही कुछ हवा में राख की तरह उछाला। उसके बाद जो हुआ वह देख सुधीर और विराज दोनों के मानो होश उड़ गए। तभी एक डरावनी सी चीख मारते हुए सुधा भागने लगती है, मगर वो गोल घेरे से बाहर नहीं निकल पाती। शायद उस घर की दुष्ट आत्माओं ने अब उसके ऊपर निवास कर लिया था और वे उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। और शायद तांत्रिक बाबा यही चाहते थे, क्योंकि किसी भी दुष्ट आत्मा को काबू करने के लिए पहले उसे किसी शरीर में आना आवश्यक हो जाता है। सुधा का डरावना रूप और वो डरावनी आवाज़ें सुनकर सुधीर और विराज थोड़ा घबरा जाते हैं, मगर तांत्रिक जी उन्हें शांत रहने का इशारा करते हैं और लगातार कुछ मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। फिर उन्होंने एक रोबदार आवाज़ में उससे पूछा, कौन है तू, क्या चाहती है?
तब सुधा एक डरावनी सी आवाज में कहती है, Udah tidur lagi, ha? चले जाओ यहाँ से, तुम कुछ भी कर लो, तुम उसे नहीं पकड़ सकते। और यह बोल सुधा एक अजीब सी आवाज में हंसने लगती है। यह बात सुन के विराज, सुधीर और तांत्रिक जी तीनों चौंक जाते हैं कि यह किसकी बात कर रही है। तभी सुधा डरावनी आवाज में फिर से अपनी बात आगे बोलती है, यह गूंगे कसाई का घर है, वो एक शैतान बन चुका है, तुम कुछ भी कर लो, तुम उसे काबू नहीं कर सकते। तभी उस कमरे में तेज हवा चलने लगती है और कमरे की खिड़कियां जोर जोर से खटकने लगती हैं और उस कमरे में जैसे धुएं की एक परत सी छा जाती है और उस धुएं में बसी वही सड़ी गली चमड़ी वाला शैतान सबको नजर आता है। वह एक अजीब सी डरावनी हंसी हंसते हुए ही जैसे धुएं में फिर से गायब हो जाता है और कमरे में वह धुआं एकदम से गायब हो जाता है। और तभी सुधा एक जोरदार चीख मारते हुए ही बेहोश हो जाती है। उस तेज हवा से तांत्रिक जी का बनाया हुआ गोल घेरा भी खंडित हो जाता है। तभी सुधीर सुधा को उठाकर बाहर ले जाता है। विराज और तांत्रिक बाबा भी घर से बाहर निकल आते हैं। तब बाहर आकर बाबा ने सुधीर से कहा, बेटा ये शैतान बहुत ताकतवर है, मेरे तमाम प्रयास के बाद भी वह मेरे वश में नहीं आया। इसका इलाज करने से पहले इस घर के रहस्य को जानना होगा। आखिर वह दुष्ट आत्मा और वह शैतान कौन है, उनका अतीत क्या है। तब सुधीर ने अगले दिन उसी मोहल्ले के एक बुजुर्ग दुकानदार से थोड़ी बातचीत की और बताया कि वह उस मटके वाली कोठी में रहता है। सुधीर के घर के बाहर मेन दरवाजे के ऊपर 2 बड़े मटके लगे हुए थे। आमतौर पर ही लोग उसे मटके वाली कोठी बोलते थे। सुधीर के मुंह से मटके वाली कोठी का नाम सुनकर वह बूढ़ा दुकानदार एकदम से चौंक गया और सुधीर से बोला, बेटा उस घर में रहना ठीक नहीं है, चले जाओ उस घर से, वह बहुत ही मनहूस घर है, किसी को नहीं फला। जो भी यहाँ आया कुछ दिन में ही या तो मारा गया या फिर डर के भाग गया। उस बूढ़े की बात सुनकर सुधीर चौंक कर बोला, बाबा क्या हुआ था वहाँ, उस घर के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या। तब बाबा ने बताया, बेटा पुरानी बात है, इस जगह पर पहले गूंगे कसाई का घर और दुकान थी। नियत का बहुत ही खोटा था वह, हर आने जाने वाली औरत को गंदी नज़र से ही देखता था। खुद की कोई औलाद भी ना थी, इसलिए दूसरों के बच्चों को देखकर बहुत चलता था। कहते हैं औलाद पाने के लिए उसने काला जादू, तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया और एक दिन इसी मोहल्ले के एक बच्चे को बहाने से अपने घर बुलाकर उसकी बलि दे दी। बच्चे के माता पिता जब बच्चे को हर जगह ढूंढते हुए उस घर के बाहर पहुंचे तो घर के बाहर बच्चे के जूते दिखाई दिए। बच्चे की मां ने तुरंत ही अपने बच्चे के जूते पहचान लिए और सब लोग उस घर में बच्चे को तलाशने गए तो अंदर का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर गूंगे कसाई ने उस मासूम से बच्चे की गर्दन काटकर उसकी बलि दे दी थी। चारों तरफ खून ही खून। यह देख लोगों की भीड़ ने गुस्से में आकर कसाई को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और अधमरी हालत में ही उसे जिंदा जला दिया। उन लोगों ने कसाई की पत्नी को भी पीट पीट कर मार डाला। वह चिल्लाती रही कि वह बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, पर गुस्साई भीड़ ने उसकी एक ना सुनी और उसे भी मौत के हवाले कर दिया। पर कहते हैं कि उसकी पत्नी इस काम में कसाई के साथ नहीं थी।
उसी ने बच्चे के जूते घर के बाहर फेंके थे ताकि लोग उसे ढूंढते हुए वहां आ जाएं और वह बच्चा बच जाए। वह अपने पति से बहुत डरती थी। वह औलाद की चाहत रखती थी, पर इस तरह से नहीं। पर उस भीड़ ने उसे भी ना बख्शा। बेटा, उसके बाद यह जगह एकदम से वीरान हो गई। फिर कहते हैं बाद में किसी ने यह जगह खरीद कर यहाँ नई कोठी बना दी। पर जब भी उस कोठी में कोई रहने आया तो वह रह ना सका। कई लोग किराए पर आए, पर कुछ ही दिनों में वहां से भाग गए। बेटा, तुम भी वह घर छोड़ दो, क्योंकि जान है तो जहान है। उस दुकानदार बूढ़े की बात सुनकर सुधीर एकदम से सन्न हो गया और आखिर अपने बीवी और बच्चे की सलामती के लिए उसने आधे पौने दामों पर ही वह घर बेच दिया और एक नई जगह शिफ्ट हो गया। उसके बाद उस घर का क्या हुआ सुधीर कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसके बाद से कभी सुधीर उस इलाके की तरफ भी मुड़कर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो, और अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके प्यार और साथ की बहुत ज़रूरत है। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।